मिलेनियम 2020 में उन्होंने एक एग्जाम्पल दी है। वो कहते हैं कि मेरे कमरे की दीवार के अंदर एक कैलेंडर टंगा हुआ है और वो कैलेंडर जर्मनी ने बनाया, जिसके ऊपर सैटेलाइट ने कुछ इमेजेस खींची हुई है, कोई यूरोप की, कोई अमेरिका की, कोई एशिया की, अलग अलग इमेजेस उन्होंने खींची हैं उसमें। तो वो अच्छा अट्रैक्टिव कैलेंडर है और जो भी मेरे कमरे में आता है वो उस कैलेंडर की बहुत प्रेज करता है। ये डॉक्टर अब्दुल कलाम ने कहा। उन्होंने कहा कि मैंने उनको ये बताया, जो भी मेरे कमरे में आता है उनको मैं ये बताता हूँ कि ये कैलेंडर तो जर्मनी ने बनाया है, लेकिन इसकी जो फोटोग्राफ्स हैं वो इंडियन सैटेलाइट ने खींची है। तो वो मेरी बात सुन के वो आगे लिखते हैं कि सब लोग हैरान हो जाते हैं कि अच्छा, हमारा इंडियन सैटेलाइट भी इतना अच्छा काम कर सकता है क्या। और दूसरा, ये बात सुन के उनके मन में कोई बड़ी प्राउड की, कोई गर्व की इमोशंस नहीं आती कि अच्छा, हो सकता है इंडियन सैटेलाइट ने खींची हो। लेकिन वो जर्मनी की बहुत तारीफ करते हैं कि इसने बहुत अच्छा कैलेंडर बनाया। यानी उनके कहने का मतलब है कि हमारी साइंटिफिक कम्युनिटी के अंदर भी इस तरह का एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि शायद हम अच्छा काम नहीं कर सकते। ये उनके अंदर एक कोई इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। दूसरी एग्जांपल, 60 की दशक में, 60s की डिकेड में एक बुक रिलीज हुई जिसका नाम था, टाइटल था वैदिक मैथमेटिक्स। वो वेदों के कुछ अपेंडिक्स में से कुछ श्लोकों को डीकोड करके उसके मैथमेटिकल फॉर्मूले बनाए गए थे। तो कुछ लोग उस किताब को लेके, मुंबई के अंदर एक इंस्टीट्यूशन है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, टिफर, तो टिफर में वो लेके गए। उन्होंने कहा कि आप इस बुक को रखिए, इसके अंदर बहुत सारे अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो टिफर में उस साइंटिफिक कम्युनिटी ने, मैथमेटिशियंस ने उसको इग्नोर किया कि ये इन चीज़ों पे हमारा कोई भरोसा नहीं है। और कुछ साल के बाद वो बुक इंग्लैंड की एक मैथमेटिशियन निकोलस ने देखी और वो इतना हैरान हुआ, उसने वो सारे फॉर्मूलेज की डेमोन्स्ट्रेशन वो मुंबई में आके कुछ मैथमेटिशियंस को दी और उसने उनको कहा कि आपके पास तो इतना कुछ है, आप इसको डेवलप क्यों नहीं करते, आप यूरोप की तरफ क्यों भागते हो, आपके पास अपनी जो नेटिव चीज़ें हैं उनके ऊपर आप रिसर्च क्यों नहीं करते। तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने उस इशू को उठाया, एडिटोरियल लिखा और सारी यूनिवर्सिटीज़ की लाइब्रेरी में वो बुक गई, वैदिक मैथमेटिक्स। कहने का मतलब ये है कि जब तक कोई यूरोपियन या अमेरिकन हमें आके नहीं बताता देखो आपके पास कितना कुछ है, हम उसको मानने को तैयार नहीं होते। ये दूसरी एग्जाम्पल है हमारी सोसाइटी में प्रिवेलिंग इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की। तीसरी एग्जाम्पल, दिल्ली में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है संस्कृत भारती। उन्होंने कुछ कैलेंडर्स बनाए, कुछ पुराने श्लोकों को डीकोड करके उसके मैथमेटिकल रिजल्ट्स दिए। उन्होंने एक श्लोक के अंदर पाई की वैल्यू अप टू 40 डेसिमल प्लेसेस तक डिपिक्ट की थी। तो वो कैलेंडर लेके डीएसटी के चेयरपर्सन के पास गए, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी के चेयरपर्सन के पास। तो वो चेयरपर्सन ने जब वो कैलेंडर देखा तो उसका पहला रिएक्शन था, अच्छा, पाई की वैल्यू जो है वो इंडिया में इवॉल्व हुई थी क्या। यानी कहने का मतलब है कि डीएसटी जैसी ऑर्गेनाइजेशन जो साइंस और टेक्नोलॉजी को डायरेक्शन देने वाले लोग हैं, उनको इतना बेसिक चीज़ें भी नहीं मालूम थी कि इंडियन साइंटिस्ट्स की क्या कंट्रीब्यूशन रही है। यानी हम अपने बारे में कितने इग्नोरेंट रहे हैं और उस इग्नोरेंस की वजह से हमारी सोसाइटी में कितनी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है वो पैदा हुआ। तो ये 3 एग्जांपल्स मैंने क्यों दी कि यूजुअली ये माना जाता है, ये एक प्रिवेलिंग थॉट है कि शायद सारी साइंस और टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट जो है वो वेस्ट में हुई है और हमारे लोग तो इसमें बहुत पिछड़े हुए थे। ये एक प्रिवेलिंग थॉट है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री को देखें, साइंस हिस्टोरियंस को स्टडी करें तो, और थोड़ा सा हम कंपैरिजन करें इंडियन और वेस्टर्न थॉट में, तो कितना डिफरेंस उसमें रहा है। आज हमारी क्या हालत है वो एक अलग विषय है, लेकिन एक्चुअल में हमारी लीगेसी क्या रही है, हमारी ट्रेडिशन क्या रही है, इसको देखने के लिए अगर हम थोड़ा सा कंपैरिजन करें वेस्टर्न थॉट का और इंडियन थॉट का, आपको मालूम होगा, ये सबको मालूम है कि वेस्ट में ये एक कॉमन सी एक कंसेप्ट था कि जो
सूरज है वो धरती के इर्द गिर्द चक्कर काटता है, धरती जो है वो फिक्स है और सूरज ही उसके इर्द गिर्द चक्कर काट रहा है। 16वीं शताब्दी में वहाँ पे कॉपरनिकस नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले ये प्रिंसिपल दिया कि नहीं, ये कॉन्सेप्ट गलत है, धरती ही सूरज के इर्द गिर्द चक्कर काट रही है। तो क्या हुआ, चर्च ने, वेटिकन ने उसके जो प्रिंसिपल थे उसको पब्लिश नहीं होने दिया, लोगों तक नहीं जाने दिया। क्यों नहीं जाने दिया? क्योंकि ये चर्च की टीचिंग्स के खिलाफ था, ये शायद बाइबल के खिलाफ था। तो उनको लगा कि अगर ये थॉट सोसाइटी में गई तो हमारा वर्चस्व खत्म हो जाएगा। उन्होंने उसके कॉन्सेप्ट को, उसके रिसर्च को पब्लिक नहीं होने दिया। कॉपरनिकस के बाद वहाँ एक साइंटिस्ट हुआ ब्रूनो। ब्रूनो ने ये प्रूव किया कि नहीं, कॉपरनिकस का प्रिंसिपल बिल्कुल ठीक है, धरती ही सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर काटती है। जब उसने ये सिद्ध किया, उसने लोगों तक उस मैसेज को ले जाना शुरू किया, तो चर्च ने उसको जिंदा जलाने का हुक्म सुनाया और ब्रूनो को सन 1600 के आसपास जिंदा जला दिया गया। ब्रूनो के बाद वहाँ पे एक साइंटिस्ट हुआ गैलीलियो। गैलीलियो ने भी ये प्रूव किया कि नहीं, कॉपरनिकस का प्रिंसिपल बिल्कुल ठीक था, जो धरती है वही सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर काटती है। गैलीलियो को नजरबंद कर दिया गया और उसको जहर देके मार दिया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, गैलीलियो को चर्च ने श्राप दिया कि युगों युगांतरों तक हमेशा के लिए इसकी आत्मा नरक में वास करेगी। और ये अभी लगभग 25-30 साल पहले की बात है। एक समिट हुआ जिसमें ये बात चली कि देखिए, अब तो प्रूव हो चुका है कि धरती ही सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर काट रही है, अब गैलीलियो को श्राप मुक्त कर देना चाहिए। तो उसके बाद लगभग आज से 30 साल पहले वेटिकन से ये स्टेटमेंट दी गई कि अब गैलीलियो को हम श्राप मुक्त करते हैं, अब गैलीलियो की आत्मा नरक से बाहर आ सकती है। ये उस सोसाइटी की बात है जिसके बारे में हम ये सोचते हैं कि वो बड़े साइंटिफिक हैं, यहाँ सारी साइंस की डेवलपमेंट उन्होंने की है, और ये वो लोग भी अपना वर्चस्व बनाते हैं इसके ऊपर। एक अमेरिका की एक हिस्टोरियन है, मैथमेटिक्स हिस्टोरियन किम क्लॉफकर, तो उनको मैं 2010 में मिला था। उनकी एक बुक है मैथमेटिक्स इन इंडिया, उसकी इंट्रोडक्टरी चैप्टर में उन्होंने ये लिखा है कि जानबूझ के इंडियन डिस्कवरीज को पचा लिया गया, डाइजेस्ट कर लिया गया, और जब एक सोसाइटी दूसरे को डाइजेस्ट कर लेती है तो उसके आगे आने वाली पीढ़ियाँ ये सोच ही नहीं पाती कि ये कॉन्सेप्ट हमारे पास कहाँ से आया, क्योंकि उसको एक सोसाइटी ऑलरेडी पचा चुकी होती है। तो इसी तरीके से इंडियन डिस्कवरीज को वेस्ट ने हजम कर लिया, पचा लिया, और उनकी अगली वाली जो आने वाली जनरेशन थी उनको मालूम ही नहीं था कि ये बेसिक डिस्कवरीज इंडियन डिस्कवरीज हैं। ये किम क्लॉफकर ने अपनी बुक में इंट्रोडक्टरी चैप्टर में लिखा है। और अगर हम उल्टा इंडिया में देखें, इंडियन थॉट को देखें, तो हमारी थॉट कभी भी कंजर्वेटिव नहीं रही। आज की डेट में हम इतने कंजर्वेटिव कैसे हुए, ये भी जैसे मैंने कहा कि ये एक अलग प्रिंसिपल है, ये इसके लिए अलग टॉपिक, यहाँ अलग लेक्चर हो सकता है। लेकिन हमारी सोसाइटी कभी भी इतनी कंजर्वेटिव नहीं रही थॉट्स को लेके, ओपन सोसाइटी रही है। उसकी एक सीधी सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। यहाँ पे हमारे इंडिया में चरवाक स्कूल ऑफ थॉट, ये बड़ा फेमस थॉट है। चरवाक जो थे वो ये वेदों वेदों को नहीं मानते थे, ये कहते थे ये सब बकवास है, इसको लिखने वाले सब मूर्ख लोग हैं। और उनकी फिलॉसफी क्या थी? उनकी फिलॉसफी थी कि ये आत्मा परमात्मा कुछ नहीं होता, जितनी देर जियो सुख से जियो, और या जीवे सुखम जीवे ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ये उनकी फिलॉसफी है। जितनी देर जियो सुख से जियो, कर्जा लो और घी पियो घर बैठ के। तो ये उनकी फिलॉसफी थी। तो लेकिन हमारी सोसाइटी ने उसको एक्सेप्ट किया कि ठीक है, ये एक स्कूल ऑफ थॉट को नहीं मानते हैं, लेकिन इनकी अपनी एक कंट्रीब्यूशन है। इसलिए चरवाक को जिंदा नहीं जलाया गया, बल्कि चरवाक को महर्षि चरवाक कह के संबोधित किया गया, उनको भी महर्षि बोला गया। तो महर्षि चरवाक हमारे हुए हैं जिनकी स्कूल ऑफ थॉट ही डिफरेंट था बिल्कुल, और उनकी स्कूल ऑफ थॉट को भी यहाँ एक्सेप्टेंस मिली। और इतने मतांतर पंथ संप्रदाय जो भारत में पैदा हुए, उसका कारण ही ये था कि यहाँ की सोसाइटी हमेशा ओपन रही है। मत पंथ संप्रदाय ये क्या है? ये सारे अलग अलग रास्ते हैं एक ही डेस्टिनेशन तक, एक ही परमात्मा तक पहुँचने के लिए। तो कोई भी डेस्टिनेशन, कोई भी रास्ता व्यक्ति अपना सकता है। और जितने ओपन थॉट यहाँ रहे, वो
कभी भी वेस्टर्न जो सिविलाइजेशन है उसमें ये नहीं रहे। लेकिन आज की डेट में उल्टा है, हम इतने कंजर्वेटिव हो रहे हैं। उसका कारण क्या है, उसके लिए एक अलग रिसर्च करनी पड़ेगी। उसके भी कई कारण हैं। तो लेकिन ये एक इंडियन थॉट और वेस्टर्न थॉट का एक बेसिक डिफरेंस रहा। और वहाँ तो वे लोग कभी एक्सपेरिमेंट को मान्यता नहीं देते थे। गैलीलियो जो था, एक बार उसने ये कहा कि देखिए, अगर मैं 10 किलो का पत्थर और 20 किलो का पत्थर दोनों को इकट्ठे फेंकूंगा तो वो इकट्ठी जमीन पे आके गिरेंगे, क्योंकि दोनों के ऊपर एक ही फोर्स ऑफ एक्सीलरेशन ग्रेविटी बराबर लग रही है और इसमें मास का कोई भी रोल नहीं, इंडिपेंडेंट ऑफ मास है। उनकी जो गति है, वेलोसिटी है या उनकी मूवमेंट है, वो इंडिपेंडेंट ऑफ मास है। तो लोग कहते थे ये हो नहीं सकता, क्योंकि अरिस्टोटल तो ये कहता है कि अगर कोई 2 गुना भारी पत्थर है तो वो 2 गुना वेग से ही नीचे आएगा, ऐसे कैसे हो सकता है। तो गैलीलियो ने क्या किया, एक बड़ी ऊंची मीनार के ऊपर चढ़ गया और उसने वहां से 2 बड़े बड़े पत्थर, एक 10 किलो का 20 किलो का, वहां से फेंका। और वो जब इकट्ठे नीचे आके गिरे जमीन के ऊपर तो लोग बड़े हैरान हुए और उन्होंने ये नहीं माना, उसकी बात को फिर भी नहीं माना। तो लोगों ने क्या कहा कि ये जो गैलीलियो है ये ज़रूर कोई काला जादू जानता है, ये ब्लैक मैजिशियन है। और वहाँ के बारे में एक जोक प्रचलित है कि कुछ लोग बैठे डिस्कशन कर रहे थे कि घोड़े के मुंह में कितने दांत होते हैं। तो एक ने कहा 10 दांत, दूसरे ने कहा 12 दांत। तो कोई उसमें सियाना बैठा था, उसने कहा कि ऐसा आपस में क्यों झगड़ रहे हो, ऐसा करो अरिस्टोटल की किताब ले आओ, उसमें पढ़ो कि कितने दांत होते हैं, उसमें कुछ ना कुछ तो लिखा होगा। लेकिन किसी ने ये सजेशन नहीं दी कि आप घोड़ा ही ले आओ, उसी को देख लो कि उसमें कितने दांत हैं। यानी ये उस सोसाइटी की नेचर थी। और साइंस हिस्टोरियंस ये लिखते हैं कि 11वीं शताब्दी के बाद जो डेवलपमेंट ऑफ साइंस थी उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी था वो शिफ्ट होके साउथ एशिया से यूरोप में शिफ्ट हुआ। कैसे शिफ्ट हुआ, ये भी एक रिसर्च का टॉपिक है। 11वीं शताब्दी तक जो साइंस की सारी डेवलपमेंट जो थी वो एशिया में ही हो रही थी, लेकिन अचानक वो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे शिफ्ट हुआ। अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स की ट्रैवल हिस्ट्री अगर हम देखें तो वो सारी की सारी ट्रैवल हिस्ट्री वो कैसे है, इंडिया से जितनी चीज़ें ओरिजिनेट हुई वो अरब में गई, अरब से ग्रीस में पहुंची, ग्रीस से सारे यूरोप में गई और यूरोप में वो फिर डेवलप भी हुई। ऐसा नहीं है कि यूरोपियंस की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। अच्छे साइंटिस्ट पूरी दुनिया में हुए हैं, न्यूटन, आइंस्टाइन, लिबेग, कॉशी, इस तरह के बड़े मैथमेटिशियंस का हम नाम ले सकते हैं जिनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन मैथमेटिक्स में है। तो ये कोई सुपरमेसी की का कंपटीशन नहीं है। दिस इज जस्ट एन आइडिया हाउ इग्नोरेंट वी आर अबाउट आवर ओन कंट्रीब्यूशन, कि हम अपनी ही कंट्रीब्यूशन को भूल जाते हैं। वो क्यों भूले, उसका क्या कारण है। अगर हम मैथमेटिक्स में देखें तो यहाँ पे बहुत सारे मैथमेटिशियंस हुए। रामानुजन तो रीसेंट बात है, ही इज ए मॉडर्न मैथमेटिशियन, लेकिन इससे पहले अनेकों मैथमेटिशियंस की हम नाम ले सकते हैं। माधवन है, भास्कराचार्य है, आर्यभट्ट का नाम तो सब जानते हैं, और नारायण पंडित है। इतने मैथमेटिशियंस यहाँ हुए। भास्कराचार्य ने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है सिद्धांत शिरोमणि। सिद्धांत शिरोमणि के 4 पार्ट हैं। उसका जो पहला पार्ट है सिद्धांत शिरोमणि का, उस ग्रंथ का नाम है लीलावती। और जो लीलावती ग्रंथ है उसमें जो भास्कराचार्य है लीलावती नाम की एक लड़की को कुछ प्रश्न पूछते हैं, और वो सारे प्रश्न जो हैं वो क्वेश्चन मैथमेटिकल क्वेश्चन हैं, और लीलावती उनका आंसर देती है। तो वो सारा क्वेश्चन आंसर जो है वो एक पुस्तक में उसने कंपाइल किया है जिसका नाम है लीलावती। और लीलावती में मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कैसे प्रश्न है कि वो कहते हैं कि एक पेड़ के ऊपर 2 बंदर बैठे हैं और दोनों बंदरों को प्यास लगी। एक बंदर उस पेड़ से नीचे उतरा, 100 हाथ ऊंचा कोई पेड़ है, और उससे 200 हाथ दूर एक कुएं के ऊपर वो पानी पीने के लिए गया। और जो दूसरा बंदर है उसने उस पेड़ से ऊपर एक दीवार पे छलांग लगाई और उस दीवार से उसने सीधी कुएं के ऊपर छलांग लगाई। तो वो पूछते हैं कि लीलावती मुझे ये बताओ, अगर दोनों बंदरों ने एक समान दूरी तय की है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बोथ द monkeys इज इक्वल, तो वो जो दूसरा बंदर था उसने दीवार से पेड़ से कितनी ऊंची दीवार के ऊपर छलांग लगाई। ये उसमें वो क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये प्रश्न कोई ज़्यादा मुश्किल मैथमेटिकल क्वेश्चन नहीं है। सिंपल हाइट डिस्टेंसेस, साइन कोसाइन पाइथागोरस जिसको मालूम है वो इसको कैलकुलेट कर सकता है।
तो 9वीं 10वीं का बच्चा भी इसको कर पाएगा आज की डेट में। लेकिन ये बात सोचने वाली है कि ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज उस टाइम पे एग्जिस्ट करती थी, जिसको हम पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं, वो हमारे शुल्ब सूत्र उसके अंदर मेंशन है। शुल्ब सूत्र आज हमारे पास सबसे एंशिएंट अवेलेबल इंडियन मैथमेटिकल टेक्स्ट है। और शुल्ब सूत्र क्या है? शुल्ब संस्कृत में कहते हैं रस्सी को, और रस्सी के फार्मूले हैं, क्योंकि पुराने टाइम पे यज्ञ के लिए वेदियां बनती थी और वेदियों की सारी मेजरमेंट जो है वो रस्सी से होती थी, और इसलिए रस्सी के साथ मेजरमेंट करने के लिए उन्होंने कुछ सूत्र दिए। उन्हीं शुल्ब सूत्र में बोधायन सूत्र के नाम से पाइथागोरस मेंशन है, जबकि पाइथागोरस की इरा इस शुल्ब सूत्रों की भी 500-600 साल बाद की है। और उसमें क्या है, जैसे एक सर्कल है, सर्कुलर वेदी को मुझे स्क्वायर वेदी में कन्वर्ट करना है, लेकिन प्रिजर्विंग द एरिया, उसका एरिया चेंज नहीं होना चाहिए, या इसको हम कह सकते हैं एरिया प्रिजर्विंग ट्रांसफॉर्मेशन। तो उसके लिए यानी सर्कलिंग द स्क्वायर एंड स्क्वेयरिंग द सर्कल, इसमें सबसे पहली बार पाई को यूज किया उन्होंने, और पाई की वैल्यू लगभग 3 उन्होंने वहां पे आंकी। तो इसी तरीके से एक स्क्वायर वेदी है, अब उसका फिर से मुझे वही यज्ञ परफॉर्म करना है, तो उसके लिए मुझे उसका एरिया 1 स्क्वायर मीटर बढ़ाना है। अब 1 स्क्वायर मीटर बढ़ाने के लिए उस स्क्वायर की साइड मुझे कितनी बढ़ानी पड़ेगी, उसमें इरेशनल नंबर्स अपीयर होते हैं। तो ये ऑल्दो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, लेकिन उनके मैथमेटिकल नॉलेज को वो डिपिक्ट करती हैं चीज़ें। और जो वैदिक मैथमेटिक्स जिसका मैंने नाम लिया, उसकी जो इंट्रोडक्टरी वॉल्यूम है, सबसे पहली वॉल्यूम, उसकी इंट्रोडक्शन में जो उसके ऑथर हैं शंकराचार्य थे जगन्नाथपुरी के, उन्होंने लिखा है कि जो न्यूमरल सिस्टम है वो यूरोप में कैसे गया, क्योंकि नंबर सिस्टम भी इंडिया में ही डेवलप हुआ, तो वहाँ तो सब रोमन नंबर चलते थे। रोमन नंबर में क्या है, 1 के लिए वो 1 डंडी लगाते थे, 2 के लिए 2 डंडियाँ, 3 के लिए 3, 5 के लिए V का यूज़ करते थे। ऐसे C, L, M अलग अलग जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो नंबर सिस्टम के लिए वहाँ यूज़ होते थे। लेकिन अगर उसको 8,36,996 लिखना हो तो वो उसमें नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि उनके पास प्लेस वैल्यू सिस्टम ही नहीं था। तो ये नंबर सिस्टम सबसे पहले इंडिया से ट्रेवल होता हुआ अरब में पहुंचा, क्योंकि अरब को मिला तो अरब ने, अरेबियन लोगों ने ये बोला कि हमें हिंद से मिला है, तो उसका नाम ही उन्होंने हिंद से डाल दिया, जो बाद में बदल के फारसी में बन गया हिंसे। अभी भी फारसी में या पुरानी पंजाबी में लोग उसको हिंसे बोलते हैं, न्यूमरल्स को, कितने हिंसे हैं, किसी अगर नंबर में कितने हिंसे हैं ऐसा बोला जाता है। तो हिंसे वर्ड कैसे ओरिजिनेट हुआ ये उन्होंने बताया, और अरब से वो सारा नंबर सिस्टम यूरोप में पहुंचा। तो इतनी कंट्रीब्यूशन होने के बावजूद हमें अपनी कंट्रीब्यूशन का मालूम नहीं है। जो भास्कराचार्य की सिद्धांत शिरोमणि है उसका फर्स्ट पार्ट लीलावती है, और उसका चौथा पार्ट जो है वो है ग्रह गति यानी प्लैनेटरी मोशन। प्लैनेटरी मोशन में भास्कराचार्य ने किसी भी प्लैनेट की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए डिफरेंशिएशन का प्रयोग किया है, कैलकुलस का प्रयोग किया है। उसकी मेथोडोलॉजी डिफरेंट थी, जबकि हम फादर ऑफ कैलकुलस न्यूटन को मानते हैं। ऐसा नहीं है कि न्यूटन ने कोई भास्कराचार्य की नकल मारी है। कहने का मतलब यह है कि हमारी सोसाइटी अपने ही डिस्कवरीज के बारे में इतनी इग्नोरेंट रही। लीलावती में उसने लिमिट के कॉन्सेप्ट का एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया दिया है भास्कराचार्य ने, उसको हम ही नहीं समझ पाए, और इसलिए कैलकुलस को डेवलप होने में भास्कराचार्य के बाद 500 साल लगे, क्योंकि उन दोनों की इरा में कितना डिफरेंस है जब न्यूटन ने उस सारे कॉन्सेप्ट को डेवलप किया, और हम अपनी ही डिस्कवरीज के बारे में इग्नोरेंट रहे। तो ये हमारी सोसाइटी की इग्नोरेंस और अपनी ही ट्रेडिशन से कटे जाना, कैसे कटे उसके बहुत सारे एस्पेक्ट हो सकते हैं। तो एक एस्पेक्ट, क्योंकि अभी मैं अपनी यूनिवर्सिटी से आ रहा हूँ, तो वहाँ भी आज हमने नेशनल मैथमेटिक्स डे का एक प्रोग्राम रखा था, तो वहाँ भी मैं ये डिस्कस कर रहा था कि ये जो हमारा प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम है वो 1836 के आसपास इम्प्लीमेंट हुआ। तो इसको किसने इम्प्लीमेंट किया? इस एजुकेशन सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने वाले थे लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले ने इस सिस्टम को भारत में इम्प्लीमेंट करने से पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक स्पीच दी थी, और वो स्पीच डॉक्यूमेंटेड है। उसने कहा कि मैं भारत के उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम पूरे भारत में घुमा हूँ, और थ्रू आउट इंडिया मुझे एक भी भिखारी नहीं मिला, और थ्रू आउट इंडिया इतने हाई मॉरल वैल्यूज के लोग हैं कि हम इनको कभी भी गुलाम नहीं बना सकते। इनको गुलाम बनाने के लिए
हमें इनकी बैकबोन को क्रैक करना पड़ेगा, इनकी रीढ़ की हड्डी तोड़नी पड़ेगी, और इनकी रीढ़ की हड्डी इनका एजुकेशन सिस्टम है। आप मुझे मौका दीजिए, भारत के अंदर मैं काले अंग्रेज पैदा करूंगा जो अपने लिए हीन भावना रखेंगे, हमारे सिस्टम को ही सुप्रीम सिस्टम समझेंगे। ये डॉक्यूमेंटेड स्पीच है मैकाले की। और 1836 में जब हमारा ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम को ख़त्म करके इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम इम्प्लीमेंट किया गया, उस टाइम पे जो सर्वे हुआ था, तो जो भारत का लिटरेसी रेट था वो 90% से ज़्यादा था। लेकिन 1864-65 के आसपास जब दोबारा सर्वे हुआ तो हमारा लिटरेसी रेट सिर्फ 16% था भारत का। 30 साल के अंदर हमारा जो लिटरेसी रेट था 90% से कम होके 90% से कम होके 16% पे आ गया। तो और हमें हमेशा के लिए हमारी ट्रेडिशनल जो सिस्टम था उससे तोड़ दिया गया। तो दिस इज ओनली वन ऑफ द रीजन। सिर्फ हम सारा दोष उनके ऊपर नहीं डाल सकते। दिस इज इग्नोरेंस ऑफ आवर ओन सोसाइटी। हम अपने बारे में ही कितने इग्नोरेंट रहे। तो ये एक सिर्फ ब्रीफ डिस्कशन थी अभी, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो रामानुजन है। तो रामानुजन की लाइफ के बारे में आप काफ़ी कुछ जानते होंगे, क्योंकि रिसेंटली उसके ऊपर एक बॉलीवुड में मूवी भी बनी, मैन हू न्यू इन्फिनिटी, और वो मूवी सबको देखने वाली मूवी है। तो हम आगे चलते हैं। इसको कहाँ से है? इधर है? जो रामानुजन का डेट ऑफ बर्थ क्या है? 22 दिसंबर 1887, और उसकी डेथ हुई अप्रैल 26, 1920, यानी सिर्फ 32 ईयर्स ऑफ एज, 32 साल की एज में रामानुजन का देहांत हो गया। और 32 ईयर्स ऑफ एज के अंदर जो उसने मैथमेटिकल डिस्कवरीज की है वो आज तक दुनिया उसकी आइडेंटिटीज को प्रूव करने में लगी हुई है, उसकी आज तक रेलेवेंस है। इवन टुडे रामानुजन की थ्योरीज के ऊपर रिसर्च करने वाले पूरी दुनिया में बहुत से लोग हैं। तो 2012 में उसका 125th ईयर मनाया गया, और उस ईयर को जो उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, उन्होंने ईयर ऑफ मैथमेटिक्स अनाउंस किया, और उसी साल से 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे हर साल मनाया जाता है 2012 ऑनवर्ड। तो ये आगे नहीं चलता। Born in December 22, 1887, तमिलनाडु, इरोड डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। तो ये उसकी थोड़ी सी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उसकी लाइफ हिस्ट्री है। पास प्राइमरी एग्जामिनेशन 1897, stood first in the district town high school Kumbakonam, and mastered advanced trigonometry of SL Loni at the age of 13 years। 13 साल की उम्र में उसने उसको सारी बुक को सॉल्व किया। जब 7 साल की एज में वो स्कूल में पढ़ता था तो उसके टीचर उसको डिवीजन सिखा रहे थे। तो अगर हम 10 बच्चों में बांटेंगे तो सबको एक एक से भी मिलेगा। तो इमीडिएटली रामानुजन ने पूछा, क्या अगर हम 0 को 0 से डिवाइड करें तो भी हमें 1 मिलेगा क्या? तो ये 7 साल की एज में उस बच्चे ने क्वेश्चन किया, और ऑब्वियसली उसके टीचर को, मास्टर को उसका आंसर नहीं आता था। हमें मालूम है कि 0/0 इज नॉट इन्फिनिटी, नॉट 0। 0/0 इज इंडिटरमिनेट। इसकी वैल्यू तो हमें भी मालूम नहीं है क्या है ना तो वो 0 है ना वो इन्फिनिटी है। तो ये जो आप घर देख रहे हैं, ये रामानुजन के घर के अंदर का एक पिक्चर है। इस विंडो के ऊपर बैठ के कई घंटे तक वो स्लेट के ऊपर मैथमेटिक्स करता था, और सिर्फ वो रिजल्ट्स जो ऑब्टेन करता था उन रिजल्ट्स को वो नोट डाउन करता था, बाकी सब मिटा देता था। और मैथमेटिक्स वो सिर्फ अपने आनंद के लिए, अपने मजे के लिए करता था, और इस कारण से उसके बहुत से रिजल्ट्स हैं जो सिर्फ रिजल्ट्स ही अवेलेबल हैं, उसके प्रूफ्स अवेलेबल नहीं है। और आज तक उसकी आइडेंटिटीज बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल ठीक वो आउटपुट देती हैं, लेकिन उनको आज तक कोई प्रूव नहीं कर पा रहा। बहुत सारी आइडेंटिटीज उसकी प्रूव हो गई, लेकिन बहुत सारी आइडेंटिटीज ऐसी हैं रामानुजन ने जो नोट डाउन की थी लूज लीव्स के ऊपर, जिसको आज तक दुनिया प्रूव नहीं कर पाई, और बहुत सारे मैथमेटिशियंस आज भी लगे हैं उसकी आइडेंटिटीज को प्रूव करने के लिए।
ये उसके घर का एक बाहर का दृश्य है कि आजकल इसके घर को वहाँ की एक शास्त्र यूनिवर्सिटी ने अंडरटेक किया है और इसके घर के अंदर एक छोटी लाइब्रेरी जो है वो भी चलाई जाती है। ये रामानुजन के कुछ सर्टिफिकेट्स हैं ओरिजिनल, इनको मैं स्किप कर देता हूँ। रामानुजन जब चौथी कक्षा में था तो उसके टीचर ने एक क्वेश्चन पूछा, उसके 5वीं कक्षा के स्टूडेंट ने, सीवी राजगोपालाचारी को सब जानते हैं, तो रूट एक्स प्लस वाई इज 7 एंड एक्स प्लस रूट वाई इज 11, देन व्हाट इज एक्स एंड वाई। रामानुजन चौथी कक्षा में पढ़ता था, इमीडिएटली उसने रिप्लाई किया कि x is equal to 9 and y is equal to 4. तो दिस वाज समथिंग अनएक्सपेक्टेड फ्रॉम द स्टूडेंट ऑफ 4th क्लास कि वो इस तरीके की इरेशनल इक्वेशन को सॉल्व कर पाएगा। और ये जो रामानुजन की स्टेटमेंट है, एन इक्वेशन फॉर मी हैज नो मीनिंग अनलेस इट एक्सप्रेसेस द थॉट ऑफ गॉड। तो ये इक्वेशन जो है, ये जो उसकी स्टेटमेंट है, ये भी इंडियन थॉट को रिप्रेजेंट करने वाली उसकी स्टेटमेंट है। क्योंकि हमारे यहाँ जो रिसर्च होती है, या यही इंडियन थॉट और वेस्टर्न थॉट का डिफरेंस है कि हमारे यहाँ जितनी भी रिसर्च हुई वो अपने किसी पर्सनल कमर्शियल गेन के लिए नहीं हुई, वो सिर्फ एक हायर ट्रुथ को जानने के लिए, या जिसको कहते हैं शाश्वत सत्य को जानने के लिए वो सारी रिसर्च चलती थी। और जो पेटेंट का आइडिया है ये वेस्टर्न आइडिया है। तो हमारे यहाँ मैंने रिसर्च की और ये मेरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हो गया, ऐसी कभी भी थॉट नहीं रही। अगर मेरी कोई रिसर्च है तो वो सबके लिए है, सारी सोसाइटी के लिए है। और आपको शायद ये जान के हैरानी होगी कि जो वायरलेस टेक्नोलॉजी है, वायरलेस टेक्नोलॉजी की सबसे पहली जो एक्सपेरिमेंट था, सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट, वो जगदीश चंद्र बोस ने किया था। और जगदीश चंद्र बोस ने जब वो एक्सपेरिमेंट किया तो वहाँ पे उस टाइम पे भगिनी निवेदिता भी बैठी थी। निवेदिता के बारे में मालूम होगा, वो स्वामी विवेकानंद की डिसिपल थी, आयरिश लेडी थी, आयरलैंड की थी, लेकिन भारत में रहती थी। और जब उन्होंने वो सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट किया तो भगिनी निवेदिता ने उनको ये रिक्वेस्ट की कि आप इसको पेटेंट कराइए, लेकिन जगदीश चंद्र बोस ने उसको मना कर दिया कि जो मेरी रिसर्च है वो मेरे लिए नहीं है, वो सारी सोसाइटी के लिए है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि ये मेरा कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बन जाए इस रिसर्च के ऊपर। और इस चीज़ को निवेदिता ने डॉक्यूमेंट किया है इस बात को। लेकिन हमें मालूम है कि आज वायरलेस टेक्नोलॉजी के ऊपर जगदीश चंद्र बोस का कोई नाम नहीं है, उनके साथ ये रिसर्च एसोसिएटेड ही नहीं है। तो इसलिए हमें इन चीज़ों का नुकसान भी उठाना पड़ा। लेकिन ये इंडियन बेसिक थॉट है कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ वो सिर्फ मेरे पर्सनल गेन के लिए नहीं है, वो सबके लिए है। तो इसलिए मेरी रिसर्च जो है वो सिर्फ एक छोटे गोल के लिए नहीं है, बल्कि एक ट्रुथ को जानने के लिए ही मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो ये रामानुजन की ये स्टेटमेंट भी उसी थॉट को रिप्रेजेंट करती है। ये जो प्रॉब्लम है रामानुजन की, दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट प्रॉब्लम ही पोज्ड इन जर्नल ऑफ इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी। तो इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी के जर्नल में उसने ये क्वेश्चन पोज किया कि अगर ये नेस्टेड रेडिकल सीक्वेंस है कि अगर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 3 फिर से स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 1 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी, हम चलते जाएं तो ये इनफाइनाइट सीरीज बनेगी हमारे पास। इसकी वैल्यू क्या होगी? स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 5 स्क्वायर रूट ऑफ 1, स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर रूट नेस्टेड है, तो इसकी क्या वैल्यू निकलेगी? अगले जर्नल के अगले ही वॉल्यूम में उसने उसका आंसर भी दिया कि इसकी वैल्यू होगी 3, क्योंकि 3 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 9 और 9 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 8 को हम फिर से आगे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 4 और 4 को लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 और 4 को सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ 16 और 16 को फिर हम आगे लिखेंगे 1 प्लस 15 और 15 को फिर हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 5 और 5 को फिर लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 25। तो इस तरीके से ये सीरीज इन्फिनिटी तक चलती जाएगी। तो रामानुजन के टाइम पे ये एक नॉवल आइडिया था कि हाउ वी कैन रिप्रेजेंट अ नंबर इन इनफाइनाइट सीरीज, उसको एक ही नंबर को हम इन्फिनिट सीरीज में कैसे लिख सकते हैं। और उसने उसका एक जनरल सोल्यूशन भी दिया कि नेस्टेड रेडिकल प्रॉब्लम, कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है n और n क्या है n मल्टीप्लाई बाय n प्लस 2, तो n प्लस 2 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस 2 होल स्क्वायर। तो अगर हम n प्लस 2 होल स्क्वायर को एक्सपैंड करते हैं तो वो हमारे पास
एफ एन प्लस वन फंक्शन ऑफ एन प्लस वन बन जाएगा। जैसा हमारे पास फंक्शन ऑफ एन था वैसा ही फंक्शन ऑफ एन प्लस वन बन जाएगा। इसी तरीके से चलते चलते हमारे पास एक इन्फाइनाइट सीरीज मिलेगी, और इसी में अगर हम n की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो उसकी जो फर्स्ट प्रॉब्लम थी उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। तो उसमें एक जनरल सोल्यूशन जो था वो भी इसका दिया। गवर्नमेंट कॉलेज कुंभकोणम में 1904 में वो उसको स्कॉलरशिप मिली, लेकिन वो पहले ही साल उसमें फेल हो गया एग्जामिनेशन में, और उसके बाद उसको मद्रास के फाइन आर्ट्स कॉलेज में 1906 में उसने एडमिशन ली, लेकिन 1906 में भी एक्सेलेंट इन मैथमेटिक्स बट फेल फर्स्ट आर्ट एग्जामिनेशन, उसमें भी वो पहले साल में ही फेल हो गया। एंड दिस वाज द एंड ऑफ हिज एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन। क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम शुरू से ही इतना स्टिफ रहा है, रामानुजन को मैथमेटिक्स के अलावा कुछ नहीं आता था, तो यहाँ तो क्या है हर सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है, तो इतना स्टिफ एजुकेशन सिस्टम था, उस कारण से रामानुजन उस सिस्टम में प्रिवेल नहीं कर पाया। और फिर वो कहते हैं कि लड़का कुछ नहीं करता तो क्या करे, इसकी शादी कर दो, कोई ना कोई काम करेगा, है ना। तो वही उसके साथ हुआ, उसकी शादी कर दी गई, और उसके बाद अब उसको घर चलाने के लिए कुछ तो चाहिए। ये उसकी स्टेटमेंट है, व्हेन फूड इज प्रॉब्लम हाउ कैन आई फाइंड मनी फॉर पेपर्स एंड आई मे रिक्वायर 4 reams ऑफ पेपर एवरी मंथ। एक महीने में मुझे कम से कम 4 ream चाहिए पेपर के, और मेरे पास इतने पैसे नहीं है, तो मेरे लिए तो खाने की भी दिक्कत है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। और इसलिए he started working as a clerk in मद्रास पोर्ट ट्रस्ट ऑफिस, और वहीं पे रहते हुए जो इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी के उस टाइम के चेयरपर्सन थे, उनको मालूम था कि रामानुजन का टैलेंट क्या है, उन्होंने ही उसको ऐसी नौकरी ढूंढ के दी थी जहां वो उसका काम कम हो और वो मैथमेटिक्स ज़्यादा कर सके, और वहीं बैठा बैठा वो सिर्फ मैथमेटिक्स ही करता था, और उसने थाउजेंड्स ऑफ रिजल्ट्स जो थे वो कंपाइल किए वहाँ, और उसने वो सारे जो रिजल्ट्स थे उस टाइम पे जो फेमस मैथमेटिशियन था G.H. हार्डी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, उसने वो सारे रिजल्ट्स कंपाइल करके एक लेटर बनाई और उसको कुछ रिजल्ट्स भेजे। लेटर उसने लिखी हार्डी को इन जनवरी 16, 1913, और ये लेटर जो है ये बड़ी फेमस लेटर है इन द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। इसके कुछ अंश जो है लेटर के, आई बेग टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, प्लीज आप पीछे से इतनी आवाज़ मत करो क्योंकि मैं डिस्टर्ब हूँ लग रहा किसी को। तो ही मे इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू यू एज ए क्लर्क इन द अकाउंट्स डिपार्टमेंट ऑफ पोर्ट ट्रस्ट ऑफिस ऑफ मद्रास, and I have had no university education, but I have undergone the ordinary school course. Being poor, if you are convinced that there is anything of value, I would like to have my theorem published. Being inexperienced, I would very highly value any advice given to me. I am striking out a new path for myself. I have made a special investigation of divergence series. In general, the result I get are termed by the local mathematicians as startling. I would request you to go through the enclosed papers. और उसने बहुत सारे रिजल्ट्स जो थे वो कंपाइल करके G.H. हार्डी को भेजे। तो ये मैं सारे छोड़ देता हूँ कि क्या क्या रिजल्ट्स उसने कंपाइल किए, आयलर्स कांस्टेंट और इन्वेस्टिगेशन सीरीज और सब। और हार्डी जो था उसके पास बहुत सारी लेटर्स आती थी। पहले वो टेनिस खेलने का शौकीन था, खेलने के बाद यूनिवर्सिटी में अपने कमरे में आके जब वो कॉफ़ी पीने लगा तो उसके टेबल पे एक आदि उसका पेपर पड़ा था। वो उसके पेपर को देख के इतना हैरान हुआ, उसके रिजल्ट्स को देख के, तो इमीडिएटली सारे अपने पेपर खोले, अपनी डस्टबिन खोली और उसमें से रामानुजन की लेटर को ढूंढा, और उसके बाद इमीडिएटली उसने रामानुजन को कांटेक्ट किया और उसने उसको इनवाइट किया कैम्ब्रिज में। तो 17 मार्च 1914 को जो रामानुजन था ही लेफ्ट इंडिया, और 18 अप्रैल 1914 को वो इंग्लैंड में पहुंचा। और वहाँ पे जो उसने रिजल्ट्स दिखाए तो G.H. हार्डी और उसके साथ जो मैथमेटिशियंस की टीम थी वो देख के हैरान हुई कि आपने इतने सारे रिजल्ट्स को कंपाइल कैसे किया। तो वो साथ में और भी बड़े सारे बंडल अपने कागज़ के लेके गया था। उसने कहा सिर्फ ये नहीं, मेरे पास और भी है। अपने बैग में से 3-4 उसने बंडल और निकाले मैथमेटिक्स के जो उसने रिसर्च की थी, और वहाँ पे उन्होंने उसकी रिसर्च को एनालाइज किया और उसके रिसर्च के बेस के ऊपर ही उसको BA की डिग्री कॉन्फर की गई।
यानी उस टाइम वहाँ उसको कोई पेपर नहीं देना पड़ा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पास होने के लिए। तो हम उस टाइम भी हमारा एजुकेशन सिस्टम कितना स्ट्रिक्ट था और वो लोग कितने ओपन थे, यही मैं डिस्कशन कर रहा था कि हम लोग इतने कंजर्वेटिव नहीं थे। कंजर्वेटिव तो वो थे, लेकिन ये ड्रिफ्ट कैसे हुआ, वो इतने ओपन और हम इतने कंजर्वेटिव कैसे हुए, तो वो भी एक सोचने का विषय है। और सेंटर में ये जो खड़ा है, सेंटर में रामानुजन है, और सिर्फ उसके रिसर्च के दिन और भी बड़े मैथमेटिशियन जिनको ये फेलोशिप मिली, बट रामानुजन वाज फर्स्ट टू गेट दिस टाइप ऑफ फेलोशिप। किसी ने जी.एच. हार्डी से पूछा था, और जी.एच. हार्डी की अपनी स्टेटमेंट है ये कि आई हैव डन वन थिंग यू कुड नेवर हैव डन, एंड दैट इज टू हैव कोलैबोरेटेड विद बोथ। उसको बड़ा गर्व था कि मैंने ऐसे दो मैथमेटिशियंस के साथ मिल के काम किया। एक वो रामानुजन को का नाम लेता था, और दूसरा एक मैथमेटिशियन इंग्लैंड में लिटलवुड, कि लिटलवुड और रामानुजन दोनों के साथ मैंने मिलकर काम किया। कोई भी दुनिया का मैथमेटिशियन शायद ये काम नहीं कर सकता। ये उसकी जी.एच. हार्डी की स्टेटमेंट है। जो रामानुजन था वहाँ ज़्यादा देर तक प्रिवेल नहीं कर पाया इंग्लैंड में, क्योंकि वो तमिल ब्राह्मण था, बिल्कुल प्योरली वेजिटेरियन था, वहाँ खाना अपना खुद बनाता था, और जो इंग्लैंड की सर्दी थी उसमें वो प्रिवेल नहीं कर पाया, जल्दी बीमार हो गया और इंडिया वापस आना पड़ा। एक बार रामानुजन और हार्डी कैब में आ रहे थे, और उस कैब का नंबर था 1729, 1729। तो रामानुजन जो हार्डी था, उसने वैसे ही रामानुजन से पूछा कि ये जो नंबर है टैक्सी कैब का 1729, ये बड़ा इनसिग्निफिकेंट सा नंबर है, मुझे इसकी कोई सिग्निफिकेंस जो है वो नज़र नहीं आ रही। तो रामानुजन ने इमीडिएटली रिप्लाई किया कि actually it is very significant number, and it is the least positive number which can be expressed as sum of cubes of two numbers in two different ways। ये ऐसा नंबर है जिसको दो क्यूब्स के सम में हम दो अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और उसकी स्टेटमेंट सुन के जो हार्डी था वो एकदम भचकता रह गया कि 1729 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 क्यूब प्लस 12 क्यूब, 9 क्यूब प्लस 10 क्यूब, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ टू नंबर्स इन टू डिफरेंट वेज। और ये सबसे छोटा नंबर है, इससे छोटा आपको कोई ऐसा नंबर नहीं मिलेगा। तो उसके बाद ऐसे और बड़े नंबर जो हैं वो ढूंढने शुरू किए गए लोगों ने। और अभी भी अगर आप गूगल में सर्च करेंगे रामानुजन टैक्सी कैब नंबर, तो ये 1729 ही सामने आएगा। तो इससे भी बड़े बड़े नंबर लोगों ने ढूंढने शुरू किए कि कौन से और बड़े नंबर इस तरीके के हो सकते हैं, उससे छोटा ऐसा कोई और नंबर नहीं है। तो और वो भी पॉजिटिव इंटीजर, एंड नोन लार्जेस्ट सच नंबर, ये इस तरीके का लार्जेस्ट कोशिश कर सकते हैं 1 + 1 + 1 + 1। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि नेक्स्ट नंबर प्रीवियस नंबर के इक्वल या उससे बड़ा ही होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए, इसलिए नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस है ये। तो इस तरीके से चार जो नेचुरल नंबर 4 है उसकी 5 पार्टीशंस एग्जिस्ट करती हैं। तो इसी तरीके से और कितनी पार्टीशंस एग्जिस्ट करती हैं किस नंबर की, तो 10 की 42 पार्टीशन है, 20 की 627 पार्टीशन है, इसी तरीके से 5000 की 10⁻75 पार्टीशंस एग्जिस्ट करती हैं। तो 10⁻75 पार्टीशंस हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी को कैसे पता इसकी कितनी पार्टीशंस हैं? उसके लिए भी रामानुजन ने एक जनरल रिजल्ट दिया कि एक नेचुरल नंबर की अप्रॉक्सीमेटली इतनी पार्टीशंस हो सकती हैं, और ये नंबर की जो पार्टीशंस हैं वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करती हैं। तो पार्टीशंस की और भी प्रॉपर्टीज हैं जिनको मैं स्किप कर दूंगा। तो ऐसे ही जैसे हमारे पास प्राइम नंबर होते हैं जिनके डिवाइजर्स नहीं होते, जो सिर्फ अपने आप से या 1 से ही डिवाइड होते हैं, कोई दूसरे नंबर से वो डिवाइड नहीं हो सकते, उनको हम प्राइम बोलते हैं। वैसे ही हाईली कंपोजिट नंबर जिनके बहुत सारे डिवाइजर्स या फैक्टर्स होते हैं, हाईली कंपोजिट नंबर के ऊपर उसने काम किया। जैसे 8 है, 8 के कितने डिवाइजर्स हैं, 1, 2, 4 और 8, ये सारे उसके डिवाइजर्स हैं। तो टोटल इसके 4 डिवाइजर्स हैं। इसी तरीके से हर नंबर के कितने डिवाइजर्स हैं उसके ऊपर उसने काम किया, और उसके लिए उसने जनरल रिजल्ट्स भी दिए। और हाईएस्ट हाईली कंपोजिट नंबर लिस्टेड बाय रामानुजन इज दिस 13 डिजिट नंबर। ये सबसे बड़ा हाईएस्ट हाईली कंपोजिट नंबर है जो रामानुजन ने दिया। उसकी 3 नोटबुक्स हैं जो लूज लीव्स पे काम करता था, और एक नोट जो बाद में पब्लिश हुई थी 1967 में, और लेकिन एक नोटबुक जो थी उसकी गुम हो गई थी रामानुजन की, उसको हम लॉस्ट नोटबुक कहते हैं, जो 1976 में यूएसए की एक यूनिवर्सिटी में मिली। और ये भी एक सोचने का विषय है
कि रामानुजन कभी यूएसए में नहीं गया, तो उसकी लॉस्ट नोटबुक जो थी वो इंग्लैंड में था, इंग्लैंड से उसकी बुक यूएसए में कैसे पहुंची, उसकी बुक जो इंग्लैंड में गुम हुई वो यूएसए में से कैसे मिली, यह भी एक सोचने का विषय है। यानी जो हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की बात करते हैं, यूरोप ने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इसीलिए बनाया क्योंकि उनकी आदत थी दूसरे की रिसर्च को चोरी करने की, तो इसलिए जिसकी रिसर्च है उसके पास ही रहे, वो उसको पेटेंट कराए, तो इसीलिए उन्होंने ये सब चीज़ें डेवलप की, उनकी रिक्वायरमेंट थी, हमारी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो और उसकी जो 4th नोटबुक थी वो उसकी 100th बर्थ एनिवर्सरी पे 22 दिसंबर 1987 को वो उस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी, उन्होंने पब्लिश की, रिलीज़ की उस टाइम पे। और उसने बहुत सारे कैम्ब्रिज में रहते हुए कई रिसर्च आर्टिकल्स हार्डी की कोलैबोरेशन में लिखे, और उसको मैं स्किप कर देता हूँ। उसका सारा जो काम था, कलेक्शन ऑफ पेपर्स वर फर्स्टली पब्लिश बाय कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने उसके सारे काम को 1927 में पब्लिश किया, और उसके बाद अमेरिकन मैथमेटिकल सोसाइटी और लंदन मैथमेटिकल सोसाइटी ने 1999 में उसके सारे कलेक्टेड वर्क को दोबारा से पब्लिश किया। और बहुत सारे काम टॉपिक्स पे उसने रिसर्च की, जिसमें मैजिक स्क्वायर, सम ऑफ सीरीज, कॉम्बिनेशनल एनालिसिस, पॉलिनोमियल्स, नंबर थ्योरी, स्पेशल फंक्शंस, कंटिन्यूड फ्रैक्शंस, एलिप्टिक इंटीग्रल्स, हाईली कंपोजिट नंबर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ प्राइम्स, और इवेंट के बेस के ऊपर उनकी रेटिंग की। और जीएच हार्डी ने अपने आप को 100 में से 25 नंबर दिए, लिटिलवुड को 30 दिए, हिल्बर्ट जो उस टाइम का फेमस मैथमेटिशियन था उसको 80 नंबर दिए। हिल्बर्ट की थ्योरी अभी भी हम मास्टर्स के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, जिसमें वो हिल्बर्ट स्पेसिस, कंप्लीट इनर प्रोडक्ट स्पेसिस की बातें हम करते हैं। तो रामानुजन को उसने 100 में से 100 नंबर दिए। तो ये नेचुरल टैलेंट के बेस पे जो जीएच हार्डी ने रेटिंग की थी। और जो रामानुजन था वो कई बार अपने ही जो रिजल्ट्स थे उनको वो खुद ही प्रूव नहीं कर पाता था। उसके रिजल्ट्स बिल्कुल ठीक होते थे लेकिन वो उसको खुद ही प्रूव नहीं कर पाता था। तो उसके रिजल्ट उसके दिमाग में आते कैसे थे कि उसका सारे रिजल्ट्स इंट्यूटिवली उसके दिमाग में आते थे, उसके दिमाग में अपेयर होते थे रिजल्ट। एक बार जीएच हार्डी ने उससे पूछा, जब वो डेथ बेड पे था, जीएच हार्डी उसको मिलने के लिए आया, तो उसने कुछ मॉक थीटा फंक्शन डिफाइन किए रामानुजन ने, और उसने वो थ्योरी जीएच हार्डी को बताई। तो हार्डी ने उससे पूछा कि ये तेरे दिमाग में ये सारी चीज़ें आई कैसे? तो रामानुजन ने कहा कि रात को सोते हुए देवी माता ने मुझे सपने में आके बताई। तमिलनाडु में नमक्कल नाम की जगह है जहाँ पे एक माता का मंदिर है जो उसकी रामानुजन की कुल देवी है, और रामानुजन वहाँ जाया करता था। उसने ये कहा कि मुझे तो सपने में आके देवी ने ये सारी थ्योरी बताई है। तो और अपने ही उसकी इंट्यूशन इतनी हाई थी कि उसको सीधे सीधे रिजल्ट्स जो थे उसके दिमाग में अपीयर होते थे। और अभी भी उसके बहुत सारे आइडेंटिटीज़ हैं जो ट्रू हैं लेकिन अनप्रूव्ड हैं। तो वो बहुत सारी जो चीज़ें था वो रिकॉर्ड करता था लूज पेपर में, और बहुत सारे रिजल्ट्स वो प्रूव करने के बाद प्रूफ्स को भी मिटा देता था, सिर्फ आइडेंटिटीज़ को ही अपने पास रखता था पेपर को बचाने के लिए। पैसे कम थे उसके पास, तो इसलिए वो स्लेट पे ही करता था। तो ब्रूस बेंडिट ये अमेरिकन मैथमेटिशियन है जिसने रामानुजन के सारे जो लॉस्ट नोटबुक्स थी उसको कलेक्ट करके एडिट किया और पब्लिश किया। और ब्रूस बेंडिट ने ये क्लेम किया कि जो उसकी डेथ बेड थ्योरी थी जिसमें उसने मॉड थीटा फंक्शन को डिफाइन किया, वो एक बेस्ट थ्योरी है यूनिवर्स में ब्लैक होल्स के फिनोमिना को समझने के लिए। ब्लैक होल्स क्या है कि यूनिवर्स में इस तरीके के हेवनली ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी फोर्स ऑफ ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है। वो इतनी ज़्यादा है कि वो लाइट के जो पार्टिकल्स हैं जिनको हम फोटॉन्स कहते हैं, लाइट पार्टिकल्स को भी इमिट नहीं करते, उनको भी खींच लेते हैं। तो उस कारण से जब तक लाइट वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर हमारे तक नहीं आएगी हमें वो नज़र नहीं आएंगे। तो क्योंकि वो लाइट पार्टिकल्स को भी खींच लेते हैं तो वो हमें नज़र नहीं आते। वो जैसे अगर आपने कम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ा हो थोड़ा इंजीनियरिंग में या बीएससी में, तो कम्प्लेक्स एनालिसिस में हम एक जो एनालिटिकल डोमेन है उसमें सिंगुलैरिटीज़ की बात करते हैं। उसी तरीके से जो ब्लैक होल्स हैं वो उस डोमेन में सिंगुलैरिटीज़ की तरह पड़े हुए हैं, लेकिन उनमें फोर्स ऑफ ग्रेविटी इतनी ज़्यादा है कि वो आसपास के सारे ऑब्जेक्ट्स को अपने अंदर खींचते जाते हैं और उनका साइज बड़ा होता जाता है। और ये भी माना जाता है कि एक दिन सारा का सारा यूनिवर्स जो है वो ब्लैक होल्स में चला जाएगा। तो ब्लैक होल्स को समझने के लिए रामानुजन की थ्योरी को हम अप्लाई कर सकते हैं, ये ब्रूस बेंडिट ने क्लेम किया। ऑल्दो रामानुजन को हो सकता है वो ब्लैक होल्स के फिनोमिना के बारे में मालूम भी नहीं था कि वो क्या है। और यानी दिस इज द वर्सेटिलिटी ऑफ द सब्जेक्ट
कि एक मैथमेटिशियन जो थ्योरी डेवलप करता है वो थ्योरी शायद मैथमेटिशियन को भी रामानुजन बहुत सारे जर्नल्स हैं, बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं और बहुत सारी इक्वेशंस हैं, कंजेक्चर है। कंजेक्चर क्या होती है? ऐसी आइडेंटिटी जो अभी अनप्रूव्ड है लेकिन वो ट्रू है। तो ऐसे ही कुछ थ्योरम्स हैं रामानुजन के नाम के ऊपर, और उसके रामानुजन के नाम के ऊपर अवार्ड्स भी हैं बहुत सारे। ये रामानुजन का एक बर्थ का मैजिक स्केयर है। मैजिक स्केयर क्या है? उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 22/12/1887। तो इसमें अगर सारी की सारी किसी भी रो को ऐड करो या किसी भी कॉलम को ऐड करो या किसी भी डायगोनल को ऐड करो तो आपके पास सम एक ही आएगा, 139। और इसमें अगर आप 4 कॉर्नर के नंबर्स को ऐड करेंगे फिर भी 139 रहेगा। अगर आप इनके जो कोई भी छोटा स्केयर 2x2 का स्केयर ले लेंगे उनका भी सम 139 रहेगा। तो 139 को भी हम मैजिकली लिख सकते हैं 3⁻0, 3⁻1, 3⁻2। तो 139 हमारे पास बनेगा, यानी उसकी डेट ऑफ बर्थ भी अपने आप में मैजिकल है। और आफ्टर 100 ईयर्स उसके मैजिक सम में एक नंबर और ऐड हुआ, 139 की जगह 140। तो आप भी कोशिश कर सकते हैं ऐसा स्केयर बनाने की अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ का। तो किसी ने जी.एच. हार्डी से पूछा था कि व्हाट इज योर ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन टू मैथमेटिक्स। तो जी.एच. हार्डी ने आगे क्या कहा कि डिस्कवरी ऑफ श्रीनिवास रामानुजन इज माय बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन टू मैथमेटिक्स। जो मैंने रामानुजन को ढूंढ लिया वही मेरी सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन है। इंग्लैंड में हार्ड लाइफ थी इसलिए वो वहाँ प्रिवेल नहीं कर पाया और वापस ही डिसाइडेड टू कम बैक टू इंडिया। और रामानुजन सेल्ड टू इंडिया ऑन February 27, 1990 and arrived on 13th March 1919. Despite of medical treatment, he completed his life on April 26, 1920 at Kumbakonam. 32 साल की उम्र में उसकी डेथ हो गई। तमिलनाडु सेलिब्रेट्स every 22 December as State IT Day. Every year 22nd December is celebrated as Ramanujan Day by the Government Arts College Kumbakonam. ये वही कॉलेज है जिसने उसको फेल करके भेज दिया था और वो हर 22 दिसंबर को रामानुजन डे सेलिब्रेट करते हैं। अभी भी वो कॉलेज वहाँ सेलिब्रेट करता है एवरी ईयर। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रामानुजन के ऊपर 2 स्टैम्प्स रिलीज की, एक उसकी 75th एनिवर्सरी में 15 पैसे की स्टैम्प और 125th एनिवर्सरी पे 5 रुपये की स्टैम्प उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दोबारा से रिलीज की। सो एवरी ईयर IIT Chennai celebrates this day 22nd December by organizing a conference, नेशनल सिम्पोजियम ऑन मैथमेटिकल मेथड्स एंड एप्लीकेशंस। तो अब तो इसको हम नेशनल मैथमेटिक्स डे भी सेलिब्रेट करते हैं। और रामानुजन के ऊपर कुछ बुक्स हैं और सबसे अच्छी बुक जो है द मैन हू न्यू इन्फिनिटी, इसी टाइटल के ऊपर जो हॉलीवुड में मूवी बनी है, उस मूवी के अंदर एक कमेंट है रामानुजन के ऊपर। वो क्या कमेंट देते हैं? उसके जो वहाँ के फेलो मैथमेटिशियंस होते हैं वो बात करते हैं कि वी हैव फाउंड अ न्यूटन इन इंडियन क्लर्क। इंडियन क्लर्क के अंदर हमने एक न्यूटन को ढूंढ लिया। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो जो रामानुजन की लीगेसी है वो न्यूटन की लीगेसी नहीं है, क्योंकि अगर थोड़ा सा हम वेस्टर्न साइंस मेथोडोलॉजी अप्रोच और इंडियन अप्रोच टू साइंस अगर हम थोड़ा सा देखें तो उनमें बहुत डिफरेंस है। जो वेस्टर्न अप्रोच है जिसको आज हम मॉडर्न अप्रोच मानते हैं वो हमेशा एक्सियोमेटिक अप्रोच और प्रूफ बेस्ड अप्रोच रही है। एक्सिम्स यानी ऐसे स्टेटमेंट्स विच आर वेरी बेसिक स्टेटमेंट्स एंड देयर इज नथिंग मोर बेसिक टू प्रूव देम। जैसे न्यूटन के लॉज हैं वो सारे एक्सिम्स हैं क्योंकि वो उसके ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड है। न्यूटन के लॉ को प्रूव करने के लिए हमारे पास और कुछ बेसिक नहीं है जिसके थ्रू हम न्यूटन के लॉज को प्रूव कर पाए। तो उसकी उसने कुछ एक्सिम्स दिए और उन एक्सिम्स के ऊपर बेस उसने सारी थ्योरी डेवलप की और प्रूफ बेस्ड थ्योरी जो है डेवलप की। तो ऐसे ही मैथमेटिक्स की जितनी अप्रोच है, हम जितने भी एब्स्ट्रैक्ट स्पेसिस मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं वो सारे एक्सियोमेटिक अप्रोच है और उसके बेस के ऊपर हम प्रूफ्स डेवलप करते हैं। लेकिन इंडियन अप्रोच हमेशा जो है वो इंट्यूटिव अप्रोच रही है, वो एल्गोरिथमिक अप्रोच रही है, उसके ऊपर वो कोई प्रूफ बेस्ड एक्सियोमेटिक अप्रोच नहीं। और इसलिए जो रामानुजन की लीगेसी थी वो न्यूटन की लीगेसी नहीं थी, वो इनफैक्ट हमारे इंडियन मैथमेटिशियन माधवन की लीगेसी थी। माधवन ने इतने वंडरफुल मैथमेटिकल रिजल्ट्स दिए हैं कि जिसको हम लीजेंडरीज इन्फिनिट सीरीज कहते हैं, वो माधवन की युक्तामुखी भाष्य में उसने वो दिया हुआ है। तो वो मैन हू न्यू इन्फिनिटी, ये मूवी हम सबको देखनी चाहिए। टुडेज रेलेवेंस
आज भी उसका काम जो है अप्लाई हो रहा है। GH हार्डी ने एक बार ये बोला था कि जो मेरी रिसर्च है, जितनी भी मैथमेटिक्स में मेरी रिसर्च है, उसमें 10% एप्लीकेबल हो सकती है, लेकिन 90% रिसर्च ऐसी है जिसकी कोई एप्लीकेशन नहीं है, वो प्योर मैथमेटिकल रिसर्च है। लेकिन आज ये GH हार्डी की अपनी स्टेटमेंट है, लेकिन आज की डेट में GH हार्डी की 90% रिसर्च यूज हो रही है, 10% अभी एप्लीकेबल नहीं है, जिसको हम प्योर मैथमेटिकल अप्रोच कह सकते हैं, जिसकी कोई एप्लीकेशन नहीं है। ऐसे ही रामानुजन ने एप्लीकेशंस को सोच के मैथमेटिक्स डेवलप नहीं किया था, लेकिन उसकी रिसर्च की एप्लीकेशंस आज तक निकल रही हैं, और उसी के इन्फिनिट सीरीज के कारण हम पाई को भी इन्फिनिट सीरीज में लिख सकते हैं। जैसे नंबर को हम इन्फिनिट सीरीज में लिख सकते हैं, पाई को भी हम इन्फिनिट सीरीज में लिख सकते हैं, और इन्फिनिट सीरीज में लिखने के बाद हम पाई की जो वैल्यू है उसको 5 ट्रिलियन डेसिमल प्लेसेस तक आज हम उसको दे सकते हैं। तो इसी तरीके से और ये सारे काम जो है वो काफ़ी इसमें कुछ मैथमेटिशियंस के मैंने नाम दिए जो बहुत छोटी एज में जिनकी डेथ हुई, जिनमें से रामानुजन की डेथ सिर्फ 32 साल की एज में हुई। इसी तरीके से ये जो मैथमेटिशियन है गैलवास, इसकी एज तो सिर्फ 23 साल की थी, 23 ईयर्स ऑफ एज में उसकी डेथ हो गई। लेकिन उसने जो थ्योरी दी गैलवास थ्योरी, वो आज हम मास्टर्स के स्टूडेंट को पढ़ाते हैं MSc के अंदर। तो एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मैथमेटिकल डेवलपमेंट है गैलवास थ्योरी। और इसमें हम एक नाम और जोड़ सकते हैं एलन ट्यूरिंग का, वो भी बहुत छोटी एज में डेथ हुई। और जो जैसे मैथमेटिक्स में जो हाईएस्ट अवार्ड है वो फील्ड्स मेडल दिया जाता है आफ्टर एवरी 4 ईयर ICM के अंदर, और उसी में अब एक नया अवार्ड जो है 2010 से उसको इंट्रोड्यूस किया गया, जो इंडियन टेक्स्ट है लीलावती, उस लीलावती को कमेमोरेट करने के लिए आफ्टर एवरी 4 ईयर्स लीलावती अवार्ड भी ICM में इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ मैथमेटिशियंस में दिया जाता है, जिसकी चर्चा मैं पहले आपसे कर चुका हूँ। भास्कराचार्य का जो सिद्धांत शिरोमणि है उसका फर्स्ट पार्ट लीलावती है। और ऐसे ही जो कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं उनको जो अवार्ड दिया जाता है दैट इज ट्यूरिंग अवार्ड। तो एलन ट्यूरिंग वाज बेसिकली मैथमेटिशियन, लेकिन ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस ही कमिटेड सुसाइड एट वेरी अर्ली एज। तो दिस इज अ रिजेक्शन ऑफ गिफ्टेड पर्सन बाय सोसाइटी। रामानुजन को भी भारत छोड़ के कैम्ब्रिज में जाना पड़ा ड्यू टू अवर स्टिफ एजुकेशन सिस्टम, वो यहाँ प्रिवेल ही नहीं कर पाया। तो our duty, we should recognize the greatness of such people, take inspiration from their work, and do some research in mathematics. So this is only a chronological order, and all these references from where I took all these slides. ये न्यूज़ 2012 में पब्लिश हुई थी, जब 125th बर्थ एनिवर्सरी थी रामानुजन की, और उसमें कुछ मैथमेटिशियंस ने क्लेम किया कि रामानुजन की जो डेथ बेड थ्योरी है जो उसने GH हार्डी को बताई थी, दिस इज द बेस्ट थ्योरी टू अंडरस्टैंड द फिनोमेना ऑफ ब्लैक होल्स। तो ये उसका क्लिपिंग है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। Now I welcome for the Vice Chancellor, Sir, Chennai University, Monica Hanspal ma'am, and Registrar Sir. They are here with us to support this event. Thank you so much, ma'am and sir. Well, I would like to thank Dr. Ashish Arora sir for enlightening us with his knowledge and concept and very interesting facts about mathematics. And his lecture was full of information and facts. Thank you so much, sir. Any question from the audience? No.